हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और अब हम यहां पे चालू कर चुके हैं। आपको पता होगा प्रतिदिन हम आपको क्लासेस देते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे लाइव शेड्यूल भी करने वाले हैं। जैसे हम कुछ क्लासेस हम लाइव पढ़ाएंगे, बाकी आपकी रिकॉर्डेड सेशन में दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए गूगल पे स्टोर से एस के एम स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारे बैच ऑन गोइंग। साथ ही साथ आप इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैक्सवेल का जो नियम देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, तो ये सारे जो आपके डाउट वो मैं क्लियर कर दूंगा। आज ही मैं क्लियर कर दूंगा ये सारे टॉपिक। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जो कि आपके 5 नंबर के, जी हाँ, पूरे किताब के, जो कि आपके पेपर में बेटा 5 अंकों के पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपके आज करवाने वाला हूँ, वो भी एक वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपके अथवा में करके कितने प्रश्न बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न बने हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम एक का करवा देंगे। जितने भी प्रश्न बने हैं सभी का कंक्लूजन हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये जो चैप्टर होने वाला है वो है अपना विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जी हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो अपना चैप्टर है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर बन सकते हैं, आ सकते हैं, मैंने सभी का सभी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ लेते तो इस चैप्टर से इतने ही टॉपिक पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी एक भी टॉपिक आपके पेपर में आता ही नहीं। ना मैं तो आपको कहूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है कि पढ़िए। अरे क्यों पढ़ेंगे जब पेपर में आता ही नहीं इससे बाहर, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, जरा बताइए। आप पढ़ेंगे? अरे मत पढ़िए यार, हम तो बोलेंगे नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। जो पहला मैंने प्रश्न रखा है, और देखिए एग्जामिनर चाचा हर एक बोर्ड एग्जाम में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का क्या करना है, उल्लेख करना है, बताना है। आप देख सकते हैं 2020 एक्सटी पेपर कोड में ये प्रश्न बना हुआ है, देखते जाना। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। अब ये बोल रहा है भैया, ऊपर बोला कि प्रमुख गुणों को लिखिए, और यहाँ बोला ये 4 केवल लिखिए। अब ये देखिए कब बना, 2017 आरए और 2019 एफजी पेपर कोड में बना। अगला देखते रहना, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक आपको अभिलक्षण लिखना है। अभिलक्षण का मतलब गुण लिखना है। एग्जामिनर चाचा टर्म को बदल रहा है, सवाल एक ही है, बोलने की भाषा अलग होती चली जा रही है। 2021 एफएस पेपर कोड में पूछा गया। और फिर यहाँ पे देखते चले जाना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 विशेषताएं लिखिए और इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव लिखिए। अब यहाँ पे आपको विशेषता बताना है और आरेख खींचना है, मतलब कि आपको चित्र बनाना है, फिगर बनाना है, लेकिन तब भी यहाँ पे गुण आपको लिखना है। भी ये कब बना, 2022 के जीए पेपर कोड में। अब देखते चले जाना, फिर 2024 में भी एक प्रश्न बना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं और इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पे एक परिभाषा बोल दिया, और ये बोल दिया गुण, और ये बोल दिया आपका ईयर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपको ये पूरे सवालों में 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला परिभाषा, फिर सभी में गुण पूछा, उसके बाद एक चित्र पूछा। तो मैं आपको इसमें परिभाषा बता दूंगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, साथ ही साथ उनके जितने भी गुण हैं वो बता देंगे और चित्र बना देंगे। तो ये हमारा जो पहला सवाल है क्लियर हो जाएगा। बहुत प्यार समझाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। हम आपको इतना सिंपल भाषा में समझाएंगे कि आपको लगेगा गुरुजी हलवा है, हलवा है, हलवा। ठीक है ना सर, क्लियर है ना, चलेगा। इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा बात करते हैं सर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, क्या होती है सर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, क्या होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनती हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो बनती हैं, किससे बनती हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनती हैं। और ये क्षेत्र एक दूसरे के तथा तरंग की संचरण की दिशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। अब इनके प्रमुख गुण की बात करें, गुण पूछा था ना, सबसे पहले परिभाषा पूछा था, मैंने आपको लिखवा दिया। अब गुण की बात करते हैं।
बस जितना मैं लिखवा रहा हूं इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, अर्थात विद्युत और चुंबकीय तरंगों की दिशा जो होती है संचरण, तरंग की संचरण दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होती है क्या, आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो तरंग की संचरण की दिशा होती है लंबवत होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य में क्या होती है, समानांतर होती है। कैसे होती है, समानांतर होती है, पैरेलल चलेगा। बट इसमें इसमें क्या चलेगा, लंबवत चलेगा। क्या चलेगा, लंबवत चलेगा, ध्यान देना। तो ये तरंगे जो होती है क्या, कैसी होती है, ये तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, अर्थात विद्युत और चुंबकीय तरंगों की दिशा तरंग की संचरण के लंबवत होती है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, ये पहला हो गया। दूसरा गुण, इनका संचरण किसी भी माध्यम के बिना अर्थात निर्वात में संभव है। मतलब कि अगर इन तरंगों को गति करना है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संचरण करना है तो माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माध्यम हो या ना हो, ये लोग अपना संचरण कर लेंगे, मतलब कि निर्वात में भी ये अपना संचरण कर सकती है। अगला देखिएगा क्या है, तीसरा वाला। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है वो किसके बराबर होती है सर जी, वो बराबर होती है प्रकाश की चाल के, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की क्या होती है, गति होती है। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी तरंगों के गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये तरंगे जो होती है यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। अर्थात परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी गुणों को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कला यानी कि फेस में होती हैं और इनकी दिशाएं एक दूसरे के लिए और संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। यानी जो विद्युत और चुंबकीय तरंगों के दोलन समान कला में होती है, समान फेस में होते हैं, कला में होते हैं, और इनकी जो दिशाएं होती हैं वह एक दूसरे के और संचरण दिशा की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, भी दिखाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, ये तरंगे ऊर्जा का संचरण करती हैं और विकिरण दबाव उत्पन्न करती हैं और इनकी निश्चित तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होती है। मतलब इनकी जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, निश्चित होती है और आवृत्ति इसमें होती है। अब देखिएगा सर, ये देखिएगा, एक क्या है, चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग, ये जो एक वेक्टर ही है, ये क्या है आपका, विद्युत, विद्युत है। क्या है अपना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र को बताता है, वेक्टर ही जो है विद्युत क्षेत्र को बताएगा, और वेक्टर भी क्या रहेगा सर, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे क्या करेगा, बताएगा। और जो यहाँ पे एक्स है, ये क्या है, ये तरंग संचरण की दिशा को बताता है। किसको बताता सर, तरंग संचरण की दिशा को बताता है, तरंग संचरण की दिशा को बताता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, और एक दूसरे क्या है सर, लंबवत है। क्या है, लंबवत। और ये अपना क्या, फिगर बना सकती है। ये क्या बना सकते हैं, फिगर बना सकती है। ठीक। तो ये रहा आपका क्या हो गया अपना, ये आपका क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, परिभाषा और उनका एक चित्र। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट है का, एक बार बताइएगा, किसी कोई डाउट है का, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए सर, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आप परेशान मत होइए, हम सब क्वेश्चन करा देंगे, एक एक प्रश्न करा देंगे। दूसरा सब प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंग से क्या तात्पर्य, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं, मतलब परिभाषा बोल रहा है। 2019 एफजी पेपर कोड में बना हुआ है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनमें ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनका क्या होता है, दोलन होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, परिभाषा पूछा गया, और ये कैसे उत्पन्न होती है, आखिरकार ये उत्पन्न कैसे हुई। और ये देखिए 2020 एक्सटी पेपर कोड, 2016 एक्सयू पेपर कोड, 2019 एसजी पेपर कोड में बना हुआ है। और अथवा में अगला प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलाक्षणिक गुणों का उल्लेख कीजिए। मतलब 3 ठो गुण लिखना है, चलिए लिखवा देंगे। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे दिया है कि 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय के लिए विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति क्या होगी,
यानी कि यहाँ पे लेमडा दे दिया है, लेमडा दे दिया है, और आवृत्ति n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, निकाल देंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना क्या रहा, सवाल रहा। अब देखिए एग्जामिनर चाचा कैसे आपको घुमाता है, कैसे आपको परेशान करता है, कुछ अलग से नहीं होता, सेम टू सेम। अब चाहे परिभाषा आप ये वाले लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, अगर ये नहीं लग रहा है नहीं गुरुजी थोड़ा और बड़ा लिखना चाहिए, तो ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तर में लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों से तात्पर्य उन तरंगों से है जिनमें परिवर्तित यानी कि दोलनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि यह ऐसे तरंगे होती हैं जिनमें परिवर्तित होती रहती, परिवर्तित मतलब दोलनशील, दोलनशील का मतलब होता है परिवर्तित होते रहना, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। यानी कि ये जो चुंबकीय तरंगे होती हैं यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये हमेशा क्या होती हैं, यह एक दूसरे के और तरंग संचरण की दिशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, एक दूसरे के और तरंग संचरण की दिशा। अब देखिए अच्छा ये तरंग संचरण की दिशा है, अब ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ये लंबवत है ना, इसके लंबवत मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो जाहिर सी बात क्या है, वह एक दूसरे क्या है, लंबवत है। ये तरंग की संचरण दिशा और एक दूसरे क्या है, लंबवत है, इसके लंबवत ये है, समझ में आया ना। ये तरंगे त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं और माध्यम के बिना निर्वात में संचारित हो सकती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न, अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न, एग्जामिनर चाचा यही पूछा था कि यह कैसे उत्पन्न होती है, यह कैसे उत्पन्न होती है। आप प्रश्नों को जब समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। एक बात ध्यान देना, हम वो टीचर नहीं है जो आएंगे बकबकाएंगे चले जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना, इस बार मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट समझा देंगे, एकदम छूटेगा नहीं। यही तो प्रश्न पूछा था ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, क्या होती हैं, क्या होती है, मैंने बता दिया। यह कैसे उत्पन्न होती है, यह कैसे उत्पन्न होती है, तो ये त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि ये कैसे उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड आवेशों के कारण, त्वरित आवेशों के कारण यानी कि एक्सेलरेटेड, हाँ, आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और माध्यम के बिना निर्वात में संचारित होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और इनकी इनकी चाल कितनी होती है, बहुत बढ़िया, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। क्लियर है। अब इन्होंने बोला था सर गुण, गुण, गुण की बात करते हैं, गुण की बात करते चलिए। हाँ, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न था यहाँ पे। प्रश्न ये था सर, क्या प्रश्न था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है। ये प्रश्न था ना, ये प्रश्न था ना, ये भी प्रश्न था इसी में। तो अब दोलन वाला देख लेते हैं प्रश्न का उत्तर, यानी हेडिंग डालेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलन करने वाली भौतिक राशियां। तो इसमें 3 राशियां होती है, मुख्यतः 2 ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यतः इसमें कितनी राशियां दोलन करती हैं, 2 राशियां दोलन करती हैं। कौन कौन सा, मैंने आपको फिगर में बताया था, एक हमारा विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा 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 सर हमारा सर विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किन 2 भौतिक राशियों का दोलन होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न है यार, छोटे छोटे हैं, अगर आप मेरे साथ करते चलेंगे ना तो आपको याद होता चला जाएगा। तो कितने हमारे भौतिक राशियां, 2, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये 2 भौतिक राशियों का दोलन होता है, अर्थात यह तरंग के साथ परिवर्तित होती हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भी, यह विद्युत क्षेत्र के परस्पर लंबवत और संचरण की दिशा के लंबवत परिवर्तित होती है, और दोनों एक दूसरे के लिए संचरण दिशा क्या होती है, लंबवत होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलन करने वाले 2 भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बी, सॉरी हाँ, एक चुंबकीय क्षेत्र बी और एक विद्युत क्षेत्र ई। क्लियर है। अब समझ में आया कि कौन दोलन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, तो 2। क्लियर है, याद हुआ। अब इनकी उत्पत्ति कैसी होती, प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन के कारण होता है, यानी जब कोई विद्युत आवेश त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, तब जाके हमारा इन तरंगों क्या होता है, व्युत्पत्ति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की व्युत्पत्ति होती है। अब वो तरंग आवेश क्या क्या है, तो वह अपने आसपास परिवर्तनशील विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है,
और इन्हीं के अंशों के संचरण से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। जब कोई विद्युत आवेश क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, हाँ, दोलन करता है, तो आसपास परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब हमारा विद्युत आवेश चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करता है, और इन्हीं कारण संचरण में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो कैसे उत्पत्ति होती है, यही लिखा था ना, आप देखिए कैसे उत्पन्न होता है। आप चाहे ये कर लीजिएगा या इसी को विस्तार पूर्वक यहाँ पे मैंने लिखा है, विस्तार से मैंने लिखा है। क्लियर है ना? हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे, जो जो सवाल पूछा है। अब इनके भैया प्रमुख गुण लिख लेते हैं। 3 ठे गुण बोला था ना एग्जाम में चाचा, चलिए लिख लेते हैं 3 गुण। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग की संचरण दिशा क्या होती है, लंबवत होता है। अगर यहाँ पे समानांतर आ जाता, क्या था, समानांतर दे देता, तो सीधा लिख देते क्या होती है सर, ये अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। तो ये पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी संचरित कर सकती है। गति जो होती है इनकी क्या होती है सर जी, प्रकाश की गति के बराबर होती है। इनकी जो गति होती है, प्रकाश की गति क्या होती है सर, बराबर होती है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, मैं हटा देता हूँ। 3 इंटू 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं, अर्थात c बराबर 3 इंटू 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड इनकी क्या होती है सर, गति होती है। क्या होती है, गति होती है, चाल होती है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध की बात करें, क्योंकि अभी एक इन्होंने न्यूमेरिकल दिया था लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे देखिएगा 5 गुणित 10 घाते -6 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात करिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध देखेंगे, तो फॉर्मूला आता है, हाँ, यहाँ पे एन लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एन ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एन बराबर सी अपान लेमडा, और एन बराबर सी अपान लेमडा होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर सी अपान लेमडा। एन क्या है, आवृत्ति ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सी का मान कितना होता है, 3 इंटू 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड, मैंने आपको बताया प्रकाश की चाल। लेमडा उन्होंने कितना दिया है, लेमडा उन्होंने कितना दिया है, जरा देखते हैं। 5 इंटू 10 घाते -6, 5 इंटू 10 के घाते -6, अब ये ऊपर जाएगा +6, +6, और यहाँ पे 3 में 5 से कर देंगे क्या, भाग, यानी 5 6 30, यानी 0.6 इंटू, अब ये है नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, 8 कितना हो जाएगा 14, 10 के खाते कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो 10 से भाग करेंगे तो 6 गुणते 10 के घाते 14 निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 13 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों सवालों में किसी कोई डाउट है का, एक बार कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ प्रश्न देखिए क्या है, मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 2017 क्यूडब्ल्यू पेपर में आया हुआ है, आरए में आया हुआ, 2019 में एफजी पेपर कोड में आया हुआ, अथवा में आया हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, चित्र की सहायता समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अगला देखिए 2023 के बीडब्ल्यू पेपर कोड बना हुआ है, अथवा में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इनका संचरण आरेख बनाइए, और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। 2024 एफएएस पेपर कोड में बना हुआ है। सबसे पहले जानते सर, ये मैक्सवेल का सिद्धांत होता क्या है, किसी कहते हैं मैक्सवेल का सिद्धांत, क्या होता है सर मैक्सवेल का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। मैक्सवेल ने सिद्ध किया कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करता है, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वापस बदलता विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कुल मिला के मैक्सवेल का सिद्धांत ये था कि अगर विद्युत क्षेत्र में बदलाव हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और फिर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हुआ तो पुनः विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। मतलब कि विद्युत क्षेत्र बदला, चुंबकीय क्षेत्र बदला तो विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, यानी कि उत्पत्ति करता है। परिणाम स्वरूप ये दोनों क्षेत्र मिलकर एक तरंग बनाते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी दोनों के परिवर्तन से, लगातार परिवर्तन से एक तरंग की व्युत्पत्ति करते हैं, और इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय
तरंग कहा जाता है, ठीक ना। प्रकाश भी इस प्रकार की तरंग है और इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये वह बोल रहे हैं, मैक्सवेल बोल रहे हैं कि भैया जो प्रकाश होता है यह भी विद्युत चुम्बकी चुम्बकी तरंग ही है, क्योंकि इसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल वो प्रकाश की जो चाल होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्या होती है, बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है हमारा दोनों एक ही है। और आगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल की गति क्या होता है, बराबर होता है। अब अनुप्रस्थ प्रकृति व तरंग व संचरण आरेख अगर हम लोग खींच लेते हैं, क्योंकि बोला था यहाँ पे कि भैया समझाइए कि अनुप्रस्थ प्रकृति की कैसी होती है, आप यहाँ पे चित्र बनाना है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ए, चुम्बकीय क्षेत्र बी और तरंग संचरण की दिशा के तीनों एक दूसरे के लिए लंबवत होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर बी क्या है, चुम्बकीय क्षेत्र, और हमारा यहाँ पे के जो है तरंग संचरण दिशा, ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं सर, लंबवत होते हैं, ठीक है ना। यदि तरंग संचरण एक्स दिशा में, तरंग संचरण देखिए यहाँ पे एक्स दिशा में, ई जो है वाई दिशा में, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ई वाई दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र बी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में लिया जाए तो ये अपना फिगर निकल के आएगा। आप फिगर यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहां तक किसी को डाउट? अगर अब कोई बोले कि मैक्सवेल का प्रकाश से संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, बस यही है। बहुत छोटा सा आपको उत्तर देना है। आप लोग क्यों परेशान होते हैं, गुरुजी अरे हमें कॉपी भरना है? कॉपी भरने के चक्कर में ना पड़िए, इसीलिए कहते हैं हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि नंबर तो सर खींच के मिलेगा। अब बताइए, सवाल इतना ढेर सारा और आंसर देखिएगा 2 पेज में, एक पहला पेज और दूसरा पेज में, बस दैट्स द आंसर यार। कोई टफ चीजें लगी क्या? ऐसा कोई सवाल आपको दिखा क्या जो परेशान कर रहा हो? हाँ, अरे नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, करवा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगला आप लीजिए चौथा वाला, बहुत ही प्यारा सवाल है, पेपर में आया हुआ है बार बार। एम्पियर का नियम क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। 2020 एक्सएस पेपर कोड बना हुआ है, अथवा में पेपर बना हुआ है। मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए और इसके और चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है। 2024 एफटी पेपर कोड में बना हुआ है। अथवा में विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए और इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। 2024 एफएस पेपर कोड में बना हुआ है। चलिए देखते हैं सर, एम्पियर का नियम, एम्पियर लॉ, एम्पियर का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं एम्पियर का नियम? तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, जिसे आंद्रे मैरी एम्पियर ने 1826 में प्रतिपादित किया था और किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और उस लूप से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच इन्होंने संबंध स्थापित किया था। यानी कि इन्होंने एक लूप लिया बंद, जो कि चारों तरफ से बंद है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र और उस लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच इन्होंने एक संबंध दिया था, उसे एम्पियर का नियम कहते हैं। अच्छा, होता क्या, ध्यान देना। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी तथा रेखीय समाकलन, देखिएगा आप ध्यान देना, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन, हाँ, या लीनियर इंटीग्रेशन समाकलन यहाँ पे है, ये थोड़ा सा हटा दीजिए, रेखीय समाकलन लीनियर इंटीग्रेशन उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, जहां हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी, ये इंटीग्रेशन है, ये क्या इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, स्मॉल में डीएल है दोनों, बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, और वेक्टर बी जो है हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। वेक्टर डीएल जो क्या है हमारा, वो हमारा लूप का एक छोटा सा अवयव है। ये पूरा जो समाकलन है, ये क्या है, समाकलन है। और म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकीयशीलता है, क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता है। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे
और आई जो है लूप से घिरी हुई कुल विद्युत धारा है। और यह नियम केवल स्थिर धाराओं के लिए ही मान्य है और उन स्थिति में लागू नहीं होता जहां विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब ये पॉइंट वाली थोड़ी सी बातें ध्यान देना। ये बोलना चाहता है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है भैया, वो केवल केवल स्थिर धाराओं यानी कि स्टेडी करंट के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना। और उन तरंगों के लिए लागू नहीं होता, उन धाराओं के लिए लागू नहीं होता जो समय के साथ क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अब आया भैया एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। भैया एम्पियर का जो नियम दिए थे, फिर मैक्सवेल आए, कहे कि नहीं नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, हम उसको क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। तो आया एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम। सर ये क्या होता है? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पाया कि एम्पियर का नियम उन परिपथों के लिए अधूरा था जहां विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता रहा। जैसे कि एक संधारित्र को चार्ज या डिस्चार्ज करते समय। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 1865 में इस नियम में एक अतिरिक्त पद जोड़ा जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि भैया हम अगर विस्थापन धारा को जोड़ देंगे, अगर हम विस्थापन धारा को एम्पियर के नियम में जोड़ देंगे तो वो सभी के लिए लागू हो जाएगा, चाहे कोई करंट फ्लो करे या ना करे। स्थिर भी रहे तब भी लागू हो जाएगा वहां पे सही से नियम, और जहां पे गति नहीं कर रहा है वहां पर भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। क्योंकि पहले जो था एम्पियर का नियम वो केवल स्थिर धाराओं पर लागू होता था, लेकिन भैया जब मैक्सवेल आए तो उन्होंने कहा कि ना, एम्पियर का जो नियम है वो केवल स्थिर धाराओं पर लागू होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसी धाराएं होती हैं जहां पे गति करती रहती हैं तो वहां पे तो लागू नहीं होता ना। तो इसीलिए उन्होंने संशोधन किया, इसी में एम्पियर के परिपथीय नियम में उन्होंने विस्थापन धारा को क्या किया, जोड़ दिया। समझ में आया ना? ये पॉइंट वाला थोड़ा बात है, ध्यान दीजिएगा। यह संशोधित नियम बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला, चालन धारा द्वारा, यानी कि कंडक्शन करंट, जिसको कहते हैं आईसी। एक बात ध्यान देना, अभी इसी को दिखाएंगे। जब हम लोग वहां पे सिंबल आईसी लिखेंगे तो इसका मतलब समझिएगा कंडक्शन करंट है, यानी कि चालन धारा है के कारण जो आवेशों के वास्तविक प्रवाह से बनती है। और दूसरा क्या है, विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी के कारण जो समय के साथ बदलते विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है। और एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित समीकरण क्या है, तो ये रहा भैया, उन्होंने क्या कहा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हाँ, समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू इंटू अभी देखिएगा अभी देखिएगा, ये फॉर्मूला एक ही है। देखिए ये क्या है, आई, यहाँ पे आई है ना। अब वहां पे सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, विस्थापन धारा वाला जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया भैया, आईसी प्लस आईडी। अब यहाँ पे दो धाराएं, पहले पर सिंगल धारा थी, स्थिर धारा थी, अब यहाँ पे दो धाराएं, एक हमारा क्या है, स्थिर है, दूसरा गति कर रहा है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट वाला है यहाँ पे, और एक क्या है, यहाँ पे आईसी है। ये देखिए एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आईडी जुड़ गया, और एक अपना आईसी, आईसी क्या है यहाँ पे, कंडक्शन करंट यानी कि चालन धारा। समझ में आ रहा, दो धाराएं, बाकी सेम टू सेम फार्मूला है। तो समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, बस, और कुछ भी नहीं है, बस यही जोड़ दीजिए, हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हम आपको सिंपल भाषा समझाएंगे, परेशान मत होइएगा ना। या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, जो ए आईडी आईडी बराबर फार्मूला होता है, यानी जो विद्युत विस्थापन धारा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अपसाइलम नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ये विस्थापन धारा का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी आईडी के स्थान पे यहाँ पे ये देखिए पूरा पूरा क्या किया गया है, रख दिया गया है। चाहे ये याद कर लीजिएगा चाहे ये, लेकिन आईडी बराबर ये वाला याद कर लीजिएगा ना, जहाँ आईसी क्या है, चालन धारा है, और आईडी हमारा क्या है, ये विस्थापन धारा है। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर है? और ई नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। डी फाई ई अपॉन डी टी क्या है, समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। अब इसी थोड़ा देख लेते हैं विस्थापन धारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और यह आवेशों की भौतिक प्रवाह के कारण नहीं होती, बल्कि यह बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, परिणाम होता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे अंतर बोला था लिखने के लिए कि भैया विस्थापन धारा और चालन धारा में अंतर लिखिए। जितना बोला था मैं सब करवा दे रहा हूँ, इससे बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान देना,
पहला, चालन धारा किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों जैसे कि आवेश वाहकों की वास्तविकता प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, और इसके विपरीत जो विस्थापन धारा होती है यह समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, और इसमें आवेशों का कोई वास्तविक प्रवाह नहीं होता। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, चालन धारा को प्रवाहित होने के लिए एक चालक माध्यम की आवश्यकता होती है, और विस्थापन धारा निर्वात या परावैद्युत माध्यम में भी मौजूद हो सकती है, जैसे संधारित्र प्लेटों के बीच। बस, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये रहा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक। हाँ, मैंने करवा दिया, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इससे बाहर चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मेरी है। आप लिख के ले लीजिए हमसे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अभी तक बैच से नहीं जुड़े तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।